नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं, आगामी उत्तराखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड प्लस जीएस प्लस हिंदी के ऐसे 100 क्वेश्चन हम देखेंगे जो आपकी जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वहां पर पूछे जा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला। देखिए, आज हम जो बात करेंगे उत्तराखंड से संबंधित हम क्वेश्चनों पर बात करेंगे, जहां से आपके 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, तालिकेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई थी, ये आपको बताना है। जो ताम्रपत्र है उसकी खोज किस वर्ष हुई थी, तो आपको बता दूं ये 1915 ईस्वी के समथिंग ये हुई थी। अब ये किससे संबंधित है, देखिए ये जो तालिकेश्वर जो ताम्रपत्र है वो किस राजवंश से संबंधित है पूछा जा सकता है, तो ये पौरव वंश से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी जो ताम्रपत्र की जो खोज हुई थी 1915 में इसको खोजा गया था। अब वहीं अगर हम दूसरे नंबर के प्रश्न की बात करें तो ये कह रहा है बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम क्या मानते थे। देखिए, जो आपके बद्रीदत्त पांडे हैं उनका ये मानना था, या उनके अनुसार जो कार्तिकेयपुर था उसका जो प्राचीन नाम था वह करवीरपुर इसका नाम था, करवीरपुर ये था। ठीक है, तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं, हुडेती ताम्रपत्र किस चंद्र वंश से संबंधित है, ये आपको बताना है। अगर हम बात करें इस वंश की तो ये भारती चंद्र वंश से है। ये अगर हम ये ताम्रपत्र कब प्राप्त हुआ था अगर क्वेश्चन बनता है तो ये 1415 ईस्वी में ये ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था। वहीं चौथे नंबर का प्रश्न देखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, मुगल शासक अकबर द्वारा किस चंद शासक को 84 माल परगना देने का यहाँ पर फरमान जारी करते हुए जमींदारी की उपाधि यहाँ पर दी गई थी। ठीक है, मुगल काल का बादशाह जो अकबर था उसने जो चंद्रवंश का जो शासक थे यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत उसको 84 परगना देने का यहाँ पर क्या गया था, वादा किया था, या कहे फरमान यहाँ पर जारी कर दिया था, और साथ ही उसे जमींदार की उपाधि जो दे दी गई थी। उस समय यहाँ का जो शासक था उस शासक का क्या नाम था ये बताना है आपको। देखिए, ये रुद्रचंद्र उस समय यहाँ का सम्राट था, जिसको 84 माल परगना का फरमान जो जारी करते हुए जो अकबर ने जमींदार की यहाँ पर क्या दी थी, उपाधि दी गई थी। ठीक है, अब अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। वहीं पर देखते हैं पांचवें नंबर का प्रश्न। देखिए, पांचवें नंबर का प्रश्न क्या पूछता है, ये कार्तिकेयपुर राजवंश की आर्थिक व्यवस्था में पशुओं से दूध घी निकालने का जो कार्य करते थे वो कौन करते थे, ये आपको बताना है। स्पष्ट तौर पर अगर मैं बात करूं सीधे सीधे शब्दों में, जो कार्तिकेयपुर के जो राजवंश थे उस समय जो दुधारू जो पशु होते थे उनके दूध निकालने वाले कार्य जो करते थे उनको क्या कहा जाता था। ठीक है, उनको जो अभीर कहते थे, अभीर ये शब्द से उनको क्या कहा जाता है, उस समय पुकारा जाता। अभीर शब्द याद रखिएगा, यह अभी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ जाता है, जो पशुपालक होते थे, जो पशुओं का दूध जो निकालते थे उन कर्मचारियों को अभीर कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए छठे नंबर का प्रश्न, ये किसी भाई आक्रमणकारी की आत्मकथा मुफलजात इत तुमीर के अनुसार अगर हम बात करें तो प्रथम युद्ध जो गंगा द्वार में बहुरुज के साथ हुआ था वो कब हुआ था, किसके साथ हुआ था, अगर हम बात करें ये तैमूर लंग के साथ ये हुआ था। बाह्य आक्रमण जो कहते हैं कि बाहरी ओर से जो बाहरी व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला आक्रमण को बाह्य आक्रमण कहा जाता है। जो इसकी आत्मकथा था मुलफुजा इद तुमीर के नाम से जो ये लिखा गया था, इसका प्रथम जो गंगा द्वार बहरूज के साथ जो हुआ था जो युद्ध वो तैमूर लंग था। ठीक है, सातवें नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, सातवें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है, ये आपको बताना है।
हरिद्वार का नाम मायापुरी जो मिलता है किस पुराण में, ये देखिए स्कंद पुराण में ये चीजें मिलती है। कभी क्वेश्चन पूछ जाए कि हरिद्वार को स्कंद पुराण में किस नाम से पुकारा जाता है, तो आपको ये याद रखिएगा, ये मायापुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वही 8वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। वो 8वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, सोमचंद्र ने सर्वप्रथम किस शासक को परास्त किया था। देख, सोमचंद्र द्वारा ऐसा कौन सा शासक था जिसे उसके द्वारा हरा दिया गया था या परास्त कर दिया गया था। दोना कोट के जो रावत या के खस जो राजा थे उनको इनके द्वारा हराया गया। इस पर से तौर पर अगर हम पूछे जाते हैं, इतना नहीं पूछा, दोन कोट ये मुझे नहीं लगता है कि ये पूछा जाएगा। बस आपको जो पूछा जाएगा कि जो सोमचंद्र ने सर्वप्रथम किस राजा को युद्ध में पराजित किया गया था, वो राजा आपके खस राजा को इनके द्वारा किया गया था, परास्त किया गया था। ठीक है, यही बनता है। वहीं देखिए 9वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, खेती खान ताम्रपत्र में जो भारती चंद्र, देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कह रहा है भारती चंद्र के किस पुत्र का उल्लेख यहाँ पर मिलता है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब खेती खान के अंतर्गत जो ताम्रपत्रों का जो संग्रह जो प्राप्त हुआ था, उसके मद्देनजर अगर हम देखें, जो भारती चंद्र था उसका जो पुत्र का जो इसमें उल्लेख तमाम चीजें प्राप्त हुई थी, वो पुत्र उसके कौन से क्रम का पुत्र था, कौन से नंबर का पुत्र था, पूछा जाता था। दूसरे क्रम का ये पुत्र था सुजान कुंवर, उसका नाम था सुजान कुंवर, दूसरे नंबर का ये पुत्र था, उसको माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा के मद्देनजर। अब वहीं देखिए 10वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, रुद्रचंद्र ने गढ़वाल में अजयपाल की भांति सरोला ब्राह्मण रसोइयों की सम्मान कुमाऊं में किसकी नियुक्ति की गई थी, आपको बताना है। देखिए, जिस प्रकार से गढ़वाल के अंतर्गत जो रुद्रचंद्र ने, जो गढ़वाल का जो शासक था अजयपाल, अब रुद्रचंद्र कहाँ का शासक था, ये आपका कुमाऊं का था, तो उसने गढ़वाल का जो शासक था यहाँ पर अजयपाल था, अजयपाल का जो सरोला ब्राह्मण रसोई, कहने का मतलब है जो अजयपाल के वहाँ जो खाना जो इत्यादि जो बनाते थे वो ब्राह्मण लोग बनाते थे, वो रसोइयों के समान ही जिस प्रकार से वहाँ खाना बनाने वाले थे। तो कुमाऊं का जो राजा था रुद्रचंद्र ने, उसने भी किसकी नियुक्ति यहाँ पर की गई थी, ये आपको बताना है। चौथानी ब्राह्मणों की यहाँ पर इतने नियुक्ति की गई भैया, वहाँ पर सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी, यहाँ पर चौथानी ब्राह्मणों की यहाँ पर क्या की थी, नियुक्ति की थी खाना बनाने के लिए। ठीक है, चौथानी ब्राह्मणों की यहाँ पर नियुक्ति की थी, पूछा जाएगा तो आप इसको स्पष्ट तौर पर लिखिएगा। वहीं पर 11वें नंबर का प्रश्न देखिए, 11वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, चंद राजाओं के सेनापति को क्या कहा जाता था उस समय, जिस समय चंद वंश का जो साम्राज्य था उस समय जो सेनापति था उसको क्या कहा, बख्शी, इसको कहा जाता है, बख्शी शब्द से उच्चारित किया जाता है। ठीक है, ये आपको स्पष्ट तौर पर याद होना चाहिए और साथ ही आप नोट्स भी बनाते चलेगी, क्योंकि ये प्रश्न जो है अत्यंत परीक्षा के मद्देनजर तो रामबाण ये है। ठीक है, वहीं अगर हम 12वें नंबर का प्रश्न को देखें तो 12वें नंबर का प्रश्न क्या पूछता है, ये कह रहा है कि टिहरी के समय मुखेम नागराज मंदिर में किसने 7 मंदिरों का निर्माण यहाँ पर करवाया था, ये बताना है आपका। गुंगू रमोला, जो रमोली गढ़ के जो सेनापति थे, इनके द्वारा जो सेम मुखेम ये नागराज मंदिर में जो 7 मंदिरों का जो निर्माण कराया था, गंगू रमोला के द्वारा इसको कराया गया था। ठीक है, 13वें नंबर का प्रश्न देखिए, 13वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गढ़वाल जाति प्रकाश नामक जो पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे, किसके द्वारा इसको रचा गया है। गढ़वाल जाति प्रकाशन जो हुआ था, ये अगर इसके लेखक की बात करें, इसके लेखक तो ये जो लिखा गया है बालकृष्ण शांति भट्ट द्वारा इस पुस्तक को रचा गया है। 14वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानसा ने देवलगढ़ में किस मंदिर में स्वर्ण कलश ये भेंट किया था। देखिए, आप सभी को पता होगा स्वर्ण कलश सोने से बना हुआ ये कलश को कहा जाता है। ठीक है, गौरजा मंदिर ये है जहां पर मानसा ने क्या किया था, स्वर्ण कलश ये क्या किया था, भेंट किया था। ठीक है, कभी पूछा जाता है कि गौरजा मंदिर में स्वर्ण कलश किसके द्वारा भेंट किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि मानसा वो व्यक्ति था जिसने स्वर्ण कलश को भेंट किया था। ठीक है दोस्तों, ये इतना तो आपको निश्चित रूप में पता होना चाहिए।
यदि आपको आपकी परीक्षा के मद्देनजर ये श्रृंखला महत्वपूर्ण लग रही है, प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। देखिए 15 नंबर का प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, किस ग्रंथ में पवार शासक अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय के जो 84 सिद्धों में से एक सिद्ध माना जाता है? ठीक है, ये किसे माना गया है आपको बताना है। ये नवनाथ कथा व गोरख सत्वजल ग्रंथ को ये कहा जाता है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। इसको नोट भी कर लीजिएगा इस प्रश्नों को, ठीक है, या स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिएगा। अब देखिए ये प्रश्न बहुत दफे पूछा गया है कहीं प्रतियोगिता परीक्षा में। अगर आप देखोगे, अगर कई वर्षों के पेपर को आप उठाओगे तो उन पेपरों में, अगर 5 साल के पेपर उठाओगे तो 5 साल के पेपरों में 3 दफे ये क्वेश्चन अवश्य पूछा गया होगा। मौला राम ने गढ़वाल शासक महिपति शाह को क्या कहा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौला राम कौन है, तो आपको बताना चाहिए कि गढ़वाल के ये सुप्रसिद्ध क्या है चित्रकार, इनको माना जाता है। अब मौला राम ने जो गढ़वाल शासक महिपति शाह को क्या कहा था, किस चीज से उच्चारित किया था? महाप्रचंड भुजदंड के नाम से इनको किया गया था, सम्मानित या पुकारा गया था। ठीक है, वहीं अगर हम 17 नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़े तो टेहरी स्थापना दिवस जो 28 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है। कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि भैया टेहरी स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपको भली बात याद होना चाहिए कि 28 दिसंबर को ये मनाया जाता है। अब किस रूप में मनाया जाता है? ये रेस्टोरेशन डे के रूप में इसे क्या बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा है, आप नोट भी करते हुए चलिएगा। वहीं 18वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम बढ़ते चल रहे हैं। तो 18वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, कीर्ति शाह ने किसे अपना विधित परामर्शदाता नियुक्त किया था, ये आपको बताना है। जो वो व्यक्ति थे आपके तारा दत्त गैरोला को कीर्ति शाह ने अपना विधित परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना, जो तारादत्त गैरोला है उसे किसने विधि परामर्शदाता के नियुक्ति के रूप में नियुक्ति किया था, तो आपको बताना वो राजा कीर्ति शाह थे। ठीक है, 19वें नंबर के प्रश्न की बात करें तो कीर्ति शाह के द्वारा महारानी विक्टोरिया की जो हीरक जयंती पर टेहरी में जो 110 फीट ऊंचा जो घंटा घर का निर्माण जो कराया गया था, वो किस शताब्दी में किया गया था, किस वर्ष कराया गया था, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो किया गया था 1897 में ये किया गया था। ठीक है, कीर्ति शाह द्वारा किस की 110 फीट ऊंचा घंटाघर का निर्माण किया गया था, ये कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। महारानी विक्टोरिया की जो हीरक जयंती है उसे टेहरी में 110 फीट ऊंचा घंटाघर के रूप में इसे निर्मित किया गया। 1897 ईस्वी के अंतर्गत इसे निर्मित किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं 20वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि 1921 में स्थापना के बाद नरेश शाह द्वारा टेहरी रियासत की राजधानी जो नरेंद्र नगर में कब हस्तांतरण की गई थी? देखिए 1921 में जो नरेंद्र शाह जो राजा थे, उनके द्वारा जो टेहरी की जो राजधानी थी नरेंद्र नगर, पहले नरेंद्र नगर हुआ करती थी, इसको जो हस्तांतरण किया गया, तो हस्तांतरण किया गया था वो किस वर्ष किया गया? 1925 के मध्य में इनके द्वारा यहाँ से अपनी जो राजधानी था उसको ट्रांसफर कर दिया गया या हस्तांतरण कर दिया गया। ठीक है, अब वहीं देखिए 21वें नंबर का प्रश्न है। 21वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कुमाऊं पर गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम सूबेदार या सूबा किसे नियुक्त किया गया था, ये आपको बताना है। जिस समय गोरखाओं द्वारा जो कुमाऊं क्षेत्र के संपूर्ण रूप से कुमाऊं क्षेत्र को अपने अधीन जब कर लिया गया था, तो उस समय इस कुमाऊं क्षेत्र का जो प्रथम सूबेदार या सूबा जिसे नियुक्त किया गया था, उस व्यक्ति का नाम बताना है और किस वर्ष से नियुक्त किया गया। ये जो व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, सूबेदार जो नियुक्त किया गया था, वो जोगा मल शाह था। और किस वर्ष से नियुक्त किया गया? 1791 से 1792 के मध्य में इनको कुमाऊं का सूबा या सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। अब देखते हैं 22वें नंबर का प्रश्न है। 22वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ये कह रहा है कि गोरखा में
गोरखा शासन के अंतर्गत न्याय सुनवाई से पहले वादी प्रतिवादी से कसम खिलाई जाती थी। किस रूप में से कसम खिलाई जाती थी ये आपको बता रहा हूं। ये जो कहा गया था किसके द्वारा किया गया, जो गोरखा शासन काल के अंतर्गत जब न्याय होती थी, जब कोर्ट चलता था, उसमें जो न्याय प्रतिक्रिया थी, उसमें जो न्याय की जो सुनवाई से पहले क्या किया जाता था, वादी प्रतिवादी से कसम खिलाई जाती। जैसे कि आज की डेट में आप देखते होंगे, जब भी किसी मुजरिम को जज के सामने पेश किया जाता है, जब वो अपना व्यक्तित्व देता है तो वो सर्वप्रथम किस पे हाथ रखता है, गीता पे हाथ रखता है और गीता की सौगंध खाता है, मैं जो भी कहूँगा सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। तो ये जो इसी प्रकार से यहाँ पर भी वादी प्रतिवादी से कसम खिलाई जाती थी। महाभारत या कहें हरिवंश की इस प्रकार से यहाँ पर क्या किया जाता है, ये कसम खिलाई जाती थी। ठीक है, 23वें नंबर का प्रश्न देख रहे हैं कि किस आलंग गोरखा युद्ध में गोरखा सेनापति जो हरिपत दल चौरसिया को मार गिराया। ठीक है, हस्त दल जो चौतरिया जो था उसे मार गया था। ये जो मारा था इसको, ये गणनाथ डांगा जो अल्मोड़ा सोमेश्वर मोटर मार्ग पर ये जो स्थित है, ये 23 अप्रैल 1815 में ब्रिटिश जो सेनापति थे उनके द्वारा इसको क्या करते थे, मृत्यु के घाट उतार दिया गया था। ये गए जो ब्रिटिश सेनापति थे कर्नल निकोलस द्वारा इनको क्या कर दिया था, मार दिया गया था। कब, 1815 के मध्य में इसे मार दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 24वें नंबर का प्रश्न। 24वां नंबर का प्रश्न कहता है किस कुमाऊं गोरखा सूबेदार के कार्यकाल में नेपाल शासक द्वारा कवि व या चित्रकार मौलाराम को दी गई सभी संदेह व जागीरें छीन ली गई, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जब कुमाऊं में जो गोरखा सूबेदार का जिसमें शासनकाल चल रहा था नेपाल द्वारा, जो यहाँ के जो कवि थे मौलाराम और जो चित्रकार थे उनको एक प्रकार से जो उपाधि दी गई थी संदेह व जागीरे जो छीन ली थी इनकी, वो भैरव सिंह थापा था, इसके द्वारा इनकी तमाम चीज़ों को छीन लिया गया था। किस वर्ष से छीन लिया गया था, 1808 से 1811 के मध्य में ये तमाम चीज़ें इसके द्वारा इनसे छीन ली गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं 25वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 25वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी गौर से देखिएगा। ये कह रहा है कि ब्रिटिश काल में चौबटिया उद्यान को वन विभाग द्वारा कुमाऊं कमिश्नर के अधीन किया गया, ये आपको बताना है। देखिए, ब्रिटिश काल में क्या हुआ था, जो चौखटिया रानी खेत के अंतर्गत जो आता है चौबटिया गार्डन, तो इसको उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से जो ब्रिटिश हुकूमत ने इसको बनाया, फूला फला तमाम चीज़ें की गई। उसके बाद कुमाऊं के जो वन विभाग द्वारा, कुमाऊं के जो वन विभाग थे और साथ ही कुमाऊं के जो कमिश्नर रहे थे उस समय, तो उनको ये संपूर्ण रूप से क्या करते थे, सपुर्द कर दिया गया था या सौंप दिया गया था। किस वर्ष से, 1914 में इसको क्या कहते हैं, सपुर्द किया गया। उसके उसमें जो प्रबंधन जिसकी देख रेख में ये तमाम चीज़ें चल रही थी वो कौन था, थी कभी क्वेश्चन पर नॉर्मल गिल करके उनका नाम था, जिन्होंने 1914 में कुमाऊं कमिश्नर को ये अधीन कर दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं वहीं 26वें नंबर का प्रश्न को। देखिए, 26वें नंबर का प्रश्न क्या है, कुमाऊं में बागवानी विकास का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पता है। अब ये बागवानी क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझने की बात है। जिसमें ब्रिटिश हुकूमत का शासनकाल उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं में जो चल रहा था, उस समय कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत हम बात करें, विशेष रूप से जो चाय के बागानों की बात करें या फिर हम फल फ्रूट इत्यादि, जो बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा था, उस समय यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत की शासन थी। तो यहाँ का जो जिसके देख रेख में ये तमाम चीज़ें हो रही थी वो नॉर्मल गिल थे, जिसके काल को कुमाऊं में क्या कहा जाता है, बागवानी का
स्वर्ग या स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, 27वें नंबर का ये प्रश्न देखिए, लैंसडाउन में डोलापाल के सम्मेलन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो 23 फरवरी 1941 को डोलापाल की जो आंदोलन था ये लैंसडाउन के अंतर्गत किया गया था। JNN भारती द्वारा किए थे इनके प्रवक्ता। ठीक है, 28वें नंबर का प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में कोटाल नामक अधिकारी कौन होता था, ये आपको बताना है। तो उसमें जो अधिकारी होता था कोटाल करके, वो ग्राम प्रधान के अधीन एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था, उसको इसका तमगा दिया जाता था। ठीक है, अब वहीं हम बात करें 29वें नंबर की प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 29वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, आइए उसको भी देखते हैं। देखिए ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर प्रथम लोकसभा में सांसद किसे चुना गया था, किसे चुनकर भेजा गया था? तो उस समय जो प्रथम बार जिस समय आवंटित हुई थी उत्तराखंड के अंतर्गत अल्मोड़ा जो सांसदीय क्षेत्र के रूप में जो नॉमिनेट हुए थे उस समय, तो उस समय यहाँ के सांसद के रूप में जो सदन के अंतर्गत जीत के गए थे, तो वो जो थे आपके देवी दत्त पंथ थे। यहाँ पर उपचुनाव इनके द्वारा जीता गया। कब जीता गया? ये जो जीता गया है 1955 के अंतर्गत ये जीता गया बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, उसमें वो बद्रीदत्त पांडे थे, उपचुनाव बद्रीदत्त पांडे द्वारा जीता गया। ठीक है, जो पहले व्यक्ति जो चुने गए थे वो देवीदत्त पांडे थे, और उपचुनाव के बाद जो दूसरे व्यक्ति चुने गए थे वो बद्रीदत्त पांडे चुने गए थे। अब देखिए 30वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 5 प्रसिद्ध शैल स्थल कौन से हैं, ये आपको। पहला जो है पशुपतिनाथ जो नेपाल के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, और दूसरा आपका जो जागेश्वर मंदिर है वो आपके अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है, और तीसरा आपका केदारनाथ जो गढ़वाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, वहीं अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा है आपका बैजनाथ, वो हिमाचल के अंतर्गत आता है, और पांचवा अमरनाथ वो क्या जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, वहीं 31वें नंबर का प्रश्न को तो देखिए, तो ये कह रहा है कि केदारनाथ मंदिर समिति का गठन किया गया था किस वर्ष? ये केदारनाथ समिति का गठन किया गया था 1939 में ही केदारनाथ समिति का गठन किया गया था, और जो वर्तमान तक ये कार्यरत है। और बद्रीनाथ वह केदारनाथ मंदिर अधिनियम की अगर हम बात करें कब ये पारित किया गया था, ये 1939 को इसको क्या करते थे, इस अधिनियम को पारित किया गया था। अगर हम बात करें जो 32वें नंबर का प्रश्न, अल्मोड़ा जिले का वह कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है, मंदिर समूह है जिसमें 124 बड़े छोटे अधिकतर जो मंदिर है जो केदारनाथ शैली में बने हुए हैं, ये आपको बताना है। देखिए जो केदारनाथ शैली के अंदर का जो मंदिर का जो भव्य निर्माण किया गया था वो आपके अल्मोड़ा जनपद के अंदर जागेश्वर मंदिर है, जो आपके केदारनाथ मंदिर शैली से संबंधित है। और यहाँ पर 124 मंदिर छोटे बड़े लगाकर 124 मंदिरों का यहाँ समूह है, सबसे बड़ा समूह माना जाता है। 33वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि अल्मोड़ा का कटारमल सूर्य मंदिर किस शैली में बना है, ये आपको बताना है। देखिए उत्तराखंड की शैली में ये बना हुआ है। अगर हम इसे अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, भूतधारी सूर्य मंदिर भी इसे कहा जाता है, और मुख्य प्रतिमा इसका बड़ा द्वितीय सूर्य भी इसे कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना, इस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा। अब 34वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, 34वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, थारू जनजाति में वनों में आखेट करने को क्या कहा जाता था? पहले जमाने में अगर हम बात करें शिकार कहा जाता है, आखेट, ये तमाम चीज़ों को शब्दों का उच्चारण किया जाता है। जब थारू जनजाति का जब आगमन हुआ तो थारू जनजाति के लोग जब वनों में शिकार करने के लिए जाते थे, आखेट करने के लिए जाते थे, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, खाबर, खाबर शब्द से उसको उच्चारित किया जाता है। ठीक है, अब 35वें नंबर का प्रश्न देखिए। 35वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, राज्य में कितनी जातियों को सन 1975 में अनुसूचित जाति घोषित किया गया था, ये आपको बताना है। अनुसूचित जाति के अंतर्गत राज्य में 65 जातियों को अनुसूचित जाति के दायरे में लाया गया। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन बनता है कि भैया 65 जातियों को अनुसूचित जाति के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया था? 1976 में इनको शामिल किया गया था। ठीक है, अब 36वें नंबर का प्रश्न देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टिकोण से शारदीय अनुसूचित जाति जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या जो SC कैटेगरी की है वो की जनपद में है, वो बागेश्वर में सर्वाधिक रूप में SC कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अगर हम बात करें 37वें नंबर का प्रश्न है, तो चमोली के नीति घाटी में कौन सी प्रसिद्ध गुफा
में बाबा अमरनाथ की तरह बर्फ का शिवलिंग बनता है, ये आपको पता है। कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि बर्फ का जो शिवलिंग बनता है वो किस राज्य में बनता है या किस स्थान पे बनता है पूछा जाता है, तो आप सभी को ये पता होगा कि भैया जम्मू कश्मीर के अंतर्गत अमरनाथ गुफा में बर्फ का शिवलिंग बनता है। तो दोस्तों, एक चमोली के जो नीति घाटी है वहाँ एक प्रसिद्ध गुफा है बाबा अमरनाथ की तरह ही, वहाँ पर क्या बनता है, बर्फ का भी शिवलिंग बनता है। वो टिमरसैण गुफा है। तो टिमरसैण वो गुफा है जहाँ पर शिव जी के लिंग के रूप में ये बर्फ से इसका शिवलिंग बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं 38वें नंबर का प्रश्न है, राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज कब हुई थी, ये आपको पता है। जो गंधक की खोज की अगर हम बात करते हैं 1957 में रूप गंगा घाटी के किनारे किस चीज़ की खोज हुई थी, गंधक की ये खोज हुई थी। ठीक है, अब 39वें नंबर का प्रश्न को देखिए दोस्तों, ये कह रहा है भारतीय सिंचाई अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी। ये जो की गई थी 1928 में, 1928 के मध्य में इसे की गई थी। और किस स्थान पे की गई थी, ये रुड़की में इसको किया गया था। अब भारतीय सिंचाई अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी, ये 1828 में किस स्थान पे की गई, तो रुड़की। रुड़की किसके अंतर्गत आता है, हरिद्वार जनपद के अंतर्गत आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। 40वें नंबर की प्रश्नों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 40वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ये देखिए, ये कह रहा है राज्य में तिलका देवी का जो मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है, वो किस जनपद में लगता है। वो टिहरी जनपद के अंतर्गत जौनपुर नामक स्थान पर लगता है। और ये टिहरी नागबट्टा के पास जो स्थान है जौनपुर, वहाँ पर ये मेला लगता है। कभी पूछा जा सकता है कि जो जौनपुर टिहरी नागबट्टा के पास जो मेला लगता है वो किस देवी को समर्पित है, तो तिलका जो देवी है उसको ये मेला समर्पित है। तो आपको ये भली भांति ज्ञात होना चाहिए। अब बात करते हैं 41वें नंबर का प्रश्न कह रहा है राज्य का सबसे छोटा नगर निकाय कौन सा है। ये अगर हम बात करें तो कीर्ति नगर को सबसे छोटा नगर निकाय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे वहीं 42वें नंबर का प्रश्न। 42वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, भागीरथी की सहायक नदी अस्सी गंगा का उद्गम स्थान कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, सीधे सीधे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अस्सी गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है। अब हमने तो यहाँ पर एक शब्द छोड़ दिया कि भागीरथी की जो सहायक नदी के रूप में। अब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है, तो अस्सी गंगा के रूप में माना जाता है। और अस्सी गंगा का जो उद्गम स्थल है वो ये क्या है, डोडी ताल को माना जाता है इसका उद्गम स्थल। ठीक है, अब डोडी ताल क्या है, 6 कोनों वाला ये ताल है और सुंदर मछलियों के लिए ये क्या है, विश्व विख्यात ये ताल माना जाता है। यहाँ पर इस ताल डोडी जो ताल है वो 6 कोनों का ये ताल है और यहाँ पर बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी मछलियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, इसलिए ये मछलियों के रूप में भी ये ताल विश्व विख्यात है। देखिए 43वें नंबर का प्रश्न, गढ़वाल का जो प्रवेश द्वार और गढ़वाल का ग्राइस्टनगंज या स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड किस चीज़ को कहा जाता है, तो आपको बताना है ये कोटद्वार को ही कहा जाता है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार या स्टील स्ट्रीट सिटी ऑफ उत्तराखंड जो कहा जाता है वो आपके कोटद्वार को ही कहा जाता है। इस चीज़ को आप भली भांति समझ लीजिएगा। वहीं देखते हैं अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं। 44वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कालो डांडा किस स्थान पर है पूछा जाता है, तो पौड़ी में स्थान है। कालो डांडो पौड़ी का जो नाम वायसराय लैंसडाउन के नाम पर जो रखा गया था वो कब रखा गया था आपको बताना है। ये 19 सितंबर न 21 सितंबर 1890 में ये रखा गया था। कब रखा गया था, 21 सितंबर 1890 में ये जो कालो डांडा जो पौड़ी का जो नाम रखा गया था वायसराय जो लैंसडाउन के नाम पर ये रखा गया था। ठीक है, अब लैंसडाउन का जो नाम भी वर्तमान समय में क्या कर दिया गया है, पहले लोग क्या जानते थे, लैंसडाउन के नाम से इस
जगह को जानते थे। दोस्तों अब बता दूं, ये इस लैंसडाउन के नाम भी चेंज हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे प्रथम जो सीडीएस रहे भारत के बिपिन रावत के नाम से अब लैंसडाउन को जाना जाएगा। ठीक है, अब लैंसडाउन कोई नहीं कहेगा, अब उसकी जगह पर आपके बिपिन रावत कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए 45वें नंबर का प्रश्न, गढ़वाल में किस देवता को न्याय का देवता माना जाता है? ये आपको पता है। आपको मैं इससे पूर्व गढ़वाल की बात करूं तो न्याय के देवता के रूप में कुमाऊं में जो गोलू देवता को माना जाता है, जो अल्मोड़ा जनपद से, अल्मोड़ा मुख्यालय से 12-13 किलोमीटर की दूरी पर चितई मंदिर में जो गोलजू का जो स्थान है चितई मंदिर, इसे न्यायकारी देवता के रूप में माना जाता है। और वहीं अगर गढ़वाल में किस देवता को न्यायकारी देवता के रूप में माना जाता है, वो कोंडोलिया जो देवता है, इसको न्यायकारी देवता के रूप में माना जाता है, जो न्याय करता है। ठीक है, कंडोलिया, ठीक है, देवता के रूप में माना। अब 46वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, राज्य कर भवन कहाँ स्थित है? ये आपके श्रीनगर गढ़वाल के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत स्थित है। अब 47वें नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पौड़ी के किस प्रसिद्ध विष्णु मंदिर को 2019 में विश्व धरोहर ये घोषित कर दिया गया था? ये आपको बताना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भैया क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिथौरागढ़ के कौन से मंदिर को 2019 में विश्व धरोहर की दृष्टिकोण में लाया गया था? ठीक है, वो कोटाली का जो विष्णु मंदिर है, इसको लाया गया है वो, ठीक है, विश्व धरोहर के रूप में इसको संरक्षित किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा रियर क्वेश्चन है। अब 39वें नंबर का प्रश्न देखिए, राज्य में स्थित जो ट्रांस हिमालय का जो निर्माण किन चट्टानों से मिलकर किया जाता है? तो जो वो आदिवासी अवसादी जो चट्टानें होते हैं, उनके मिश्रण से ट्रांस हिमालय के चट्टानों का क्या होता है? निर्माण होता है। अब 49वें नंबर का प्रश्न देखिए, राज्य में आपदाओं के समय में तुरंत स्प्रिंग हेतु एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ का यहाँ पर गठन किया गया है। देखिए आपने कई दफ़े देखा होगा, जहाँ पर कहीं पर भूस्खलन हो जाता है, कहीं पर आपदा आ जाती है, कहीं पर कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है, ऐसी कोई भीषण समस्याएं आ जाती हैं, तो वहाँ पर उत्तराखंड किस चीज़ को तुरंत रिफेयर करता है कि भैया एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर पहुँच गई है। तो उसी की तर्ज पर राज्य ने एसडीआरएफ की टीम को गठन किया गया है। ये टीम का जो गठन किया गया है 9 अक्टूबर 2009 को इसका गठन किया गया। ठीक है, अब इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए 50वें नंबर, मालपा भूस्खलन किस स्थान पर हुआ था, किस जनपद में हुआ था? जो पिथौरागढ़ में हुआ था। कब हुआ था? ये 18 अगस्त 1998 को ये हुआ था। और राहत अभियान जो चलाया गया था मालपा के अंतर्गत, उसे ऑपरेशन ब्लू एंजल नित्यांगना ये कहा जाता है। ऑपरेशन ब्लू एंजल के रूप में जाना था। इसमें जिसकी मृत्यु हुई थी, नित्यांगना की एक मृत्यु हुई, तो जो उनका नाम क्या है, पोतिमा देवी की यहाँ पर मृत्यु हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान अध्ययन से संबंधित 30 प्रश्नों की हम श्रृंखला यहाँ पर लेके आपके सामने उपस्थित होंगे, जो अगले दूसरे पार्ट में मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।